22 वर्षीय दीप्ति खूबसूरती का नायाब नमूना है। वो एक खूबसूरत जिस्म की मल्लिका है, जो उसे एक बार देख ले वो उसके के जिस्म का कायल हो जाता है। जितना ये लड़की खूबसूरत है, उसे भी तेज दिमाग की जादूगरनी है। मैट्रिमोनियल साइट पर वह अपने लिए एक बकरा ढूंढ रही है। एक रिश्ते को देखकर उसकी बाँछें खिल उठी। लड़के का नाम घनश्याम दास, उम्र 38 वर्ष को एक कमसिन सुंदर 18 वर्षीय कन्या चाहिए। घनश्याम दास अधेड़ उम्र का एक कपड़ा व्यवसायी था, जिसके शहर में कई शोरूम थे। बस फिर क्या था, अपने टारगेट को दाना डालना बाकी था। इसके लिए गैंग के सबसे चतुर सदस्य चतुर सिंह को तैयार किया गया। फोटोशॉप की मदद से दीप्ति की गरीब से दिखने वाली तस्वीर तैयार की गई। चतुर सिंह ग्रामीण वेशभूषा में घनश्याम दास के ऑफिस पहुंचता है। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मैडम घनश्याम सर से मिलना है। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर तो अभी है नहीं, आप काम बताइए। चतुर सिंह जानता था घनश्याम यहीं पर है, क्योंकि वह पहले से है संपूर्ण जानकारी निकाला कर लाया था। फिर भी उसने लड़की के छायाचित्र पर अपना नंबर लिखते हुए रिसेप्शनिस्ट को वो छायाचित्र दिया और कहा, साहब के लिए खूबसूरत कन्या का रिश्ता लेकर आया हूँ। रिसेप्शन पर बैठी उस औरत ने लड़की को पारखी नजर से देखा। इतनी खूबसूरत लड़की को उसने जीवन में पहली बार देखा था। वो औरत घनश्याम की बेहद खास है, ये बात चतुर सिंह जानता था। वो चतुर सिंह को बिठाकर कहती है, एक मिनट रुको, मैं साहब से मिलकर आती हूँ। घनश्याम दास जैसे ही उस लड़की के चलचित्र को देखता है, उसका पागलों की तरह दीवाना हो जाता है। वो अपनी मुंह लगी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, इस आदमी को मेरे केबिन में लेकर लाओ। घनश्याम दास की केबिन में चतुर सिंह का प्रवेश। सेठ जी उसे कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। चतुर सिंह जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, साहब आप राजा भोज और मैं गंगू तेली, मेरी औकात नहीं आपके सामने बैठने की। सरकार, कल हमने आपकी शादी का इश्तेहार मोबाइल फोन रूपी यंत्र में देखा था। गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में 16 वर्षीय एक निहायती खूबसूरत कन्या है, जो उसे देख लेता है वो उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसका पिता उस फूल को किसी गरीब घराने में डाल देगा, पर गुलाब की असल महक तो आप जैसे सेठ के कदमों में है। सेठ जी ने स्वप्न में भी सोचा नहीं था, इतनी कम उम्र की कमसिन कन्या का रिश्ता यूं चलकर उनके कदमों में आ जाएगा। वो अपने चेहरे के भाव छुपाकर बोले, 16 वर्षीय कन्या से शादी करना तो अपराध है। चतुर सिंह जानता था उसकी बातों ने अपना रंग जमा दिया है। उसने धीमी आवाज में बोला, आज के जमाने में साहब अनछुई लड़की नहीं मिलती। आप तो जानते हो आजकल की लड़कियां क्या क्या गुल खिलाती है, और फिर कानून को तो तब पता चलेगा जब कोई उसे बताएगा। ये बात तो आपके और हमारे बीच में रहेगी। ये बात सुनकर घनश्याम दास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चतुर सिंह कहता है कि पूर्णमासी को आज से 2 दिवस बाद कन्या के माता पिता से मिल लेना, उसी दिन हम सगाई का कार्यक्रम कर लेंगे। सेठ जी बोले, बहुत शुभ मुहूर्त है। पूर्णमासी और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट को मिठाई लाने के लिए बोलते हैं। सेठ जी कहते हैं, ये हमारी तरफ से समधन और संगीत जी के लिए तुच्छ भेंट है, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत मिठाई से ही होती है। इसी के साथ चतुर सिंह सेठ जी से प्रस्थान होने की इजाजत लेता है। गैंग के सभी सदस्य चतुर सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। चतुर सिंह घर का डोर बेल बजाता है। दीप्ति दरवाजे पर आती है तो चतुर को देखकर उसकी बाँछें खिल जाती है। चतुर मिठाई देते हुए कहता है, बधाई हो, आपका रिश्ता तय हो गया। इसी के साथ दोनों खिलखिला हंसने लगते हैं। दीप्ति कहती है कि चतुर तुम जाओ, मुर्गा ना फंसे, यह हो नहीं सकता। अब हमें इसको हलाल करने की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद गैंग के सदस्य पप्पू उर्फ सूरज को पिता की जिम्मेवारी दी जाती है और रेहाना उर्फ मयूरी को मां की जिम्मेदारी थी, और दीप्ति के प्रेमी ध्रुव को उसके भाई का किरदार निभाने की जिम्मेवारी दी जाती है। वो लोग कच्ची बस्ती में कमरा किराए पर लेते हैं। वो लोग अपने किरदार को निभाने में इतने अभ्यस्त हैं कि असल परिवार की तरह नजर आते हैं। आखिरकार नियत तिथि आ जाती है। घर को इस तरह तैयार किया गया है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहे। सभी लोग हाट बाजार से लाए हुए अपने कपड़े पहन लेते हैं। करीब 11 बजे टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, जो महंगे तोहफों से लदी हुई है,
में से सेठ जी उतरते हैं, जो हाथों से लेकर गले तक स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए हैं। चेहरे की झुर्रियों और उम्र को छुपाने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का मेकअप किया हुआ है। दीप्ति के पिता सूरज जी सेठ जी की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, अहो भाग्य हमारे, जो आप जैसी महान हस्ती हमारे दरवाजे पर आई। सूरज जी हाथ जोड़ते हुए मान्यवर विराजमान हुई है गरीब की कुटिया में, ऐसा कहकर सेठ जी को कुर्सी पर बिठा देते हैं। सूरज जी की धर्म पत्नी मयूरी जी हस्तपंखे से सेठ जी की हवा करने लग जाती है। सेठ जी घर की कंगाली का मुआयना करने लग जाते हैं। फिर वह थोड़ी देर बाद चतुर सिंह को अपने पास बुलाकर कहते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए, गर्मी के मारे हाल खराब है मेरे। सेठ जी की बात सुनकर चतुर सिंह लड़की को बुलाने के लिए कहते हैं। दीप्ति हाथ में चाय नाश्ता लिए केसरी साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही है और उसे शर्माते हुए दुल्हन की चाल और खूबसूरत बना रही है। सेठ जी उसकी खूबसूरती पर प्रफुल्लित हो रहे हैं। वह अभी से शादी का दिवा सपना दिखने लग जाते हैं। चतुर सिंह सेठ जी की निगाहें भांपते हुए, आप चाहो तो लड़की के साथ अकेले में गुफ्तगू कर सकते हो, पर सेठ जी कहते हैं, नहीं रहने दो, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। इसी के साथ वह अपने हाथ की अंगूठी लड़की के हाथ में पहना देते हैं। सूरज जी कहते हैं, कितना बड़ी किस्मत पाई है हमारी बिटिया ने, जो बड़े घराने में शादी करने जा रही है। हम गरीबों की इतनी औकात कहाँ कि इनका स्वागत कर सके। सेठ जी कहते हैं, अब इस परिवार की जिम्मेवारी भी हमारी है। वो 5 लाख रुपए चेक काट कर कहते हैं, लो आज से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दो, और पैसों की जरूरत हो तो हमें बता देना। सूरज जी कहते हैं, ना बेटी के घर का पैसा मैं नहीं ले सकता, गरीब हूँ सरकार, इतना भी निकृष्ट नहीं बेटी का धन खा के नरक में जाऊं। चतुर सिंह मौके की नजाकत को समझते हुए समझाते हुए कहता है, ये पैसा तो सेठ जी ने उनके मेहमानों के स्वागत और अपनी होने वाली अपने कपड़ों के लिए दे दिया है, रख लो। सेठ जी, हाँ सूरज जी रख लो, अब तो हम भी इस परिवार के सदस्य हो गए हैं। इस नाते इस परिवार की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। बस अब पंडित जी से शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाना है। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ सेठ जी चले जाते हैं। सेठ जी के जाते ही सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। पप्पू ने कहा, लो शादी से पहले ही 5 लाख रुपए मिल गए, अब शादी के झंझट में क्यों पड़ना, यहाँ से निकल लेते हैं। दीप्ति ने कहा, पप्पू इतना बड़ा मुर्गा बार बार नहीं मिलता, मैं भी बार बार शादी करके परेशान हो गई हूँ। इस बार हम बड़ा हाथ मारेंगे। पप्पू, ज्यादा लालच ठीक नहीं है, एक दिन हम पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे चले जाएंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसी में सब्र करो। दीप्ति, समझाओ ना ध्रुव बेबी, इस पप्पू को, इसके तो दिमाग में चारा भरा हुआ है। पहले ही 5 लाख के लिए मना कर रहा था, वह तो चतुर ने जैसे तैसे बात संभाली। वैसे भी सेठ जैसे लोग गरीब आदमी का पेट काट कर अपनी तिजोरी भरते हैं। चोरों के घर चोरी करना कोई अपराध नहीं, ये तो एक कला होती है। ध्रुव ने कहा, अरे पप्पू भाई, आज सोचने का समय नहीं, चिल करने का है। चलो बोतल खोले, आज की शाम सेठ जी के 5 लाख के नाम। इसी के साथ शराब का दौर शुरू होता है और पांचों नशे के खुमार में झूमने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। दीप्ति कमबख्त, फोन को भी यही बजना था। पप्पू जाके फोन तो उठा। पप्पू फोन उठाते हुए उधर से सेठ जी की आवाज आती है, हेलो राधे राधे ससुर जी, हम घनश्याम दास बोल रहे हैं। नाम सुनते ही पप्पू सकपका जाता है, घबराते हुए बोला, हाँ जमाई जी कहिए। सेठ, आज से 8 रोज बाद शादी का शुभ मुहूर्त है, आप लोग तैयारियां शुरू कर दो और पैसों की जरूरत हो, सकुचाना मत। सूरज से कुछ बोलते ना बन रहा था। पीछे खड़ा ध्रुव सारी बातें सुन रहा था। उसने पप्पू से फोन लिया और बोला, जीजा जी प्रणाम, कहिए क्या बात है। सेठ जी ने सारी बातें से ध्रुव से दोहरा दी। ध्रुव जान गया था कि सेठ बड़ी धूमधाम से शादी करने की सोच रहा है। अगर सेठ ने शादी की एल्बम बना ली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो दिमाग लगाकर बोला, जीजा जी मेरी बहन अभी नाबालिग है, अगर हम उसकी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे तो कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे। मैं खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं था, पर मेरी दीदी को आप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। क्यों ना हम मंदिर में शादी कर ले, पंडित का इंतजाम मैं कर लूंगा।
सेठ सोच में तो पड़ गए, पर दीप्ति का सेठ को पसंद करने वाली बात ने उनका मन मोह लिया था। उन्होंने बिना सोचे हाँ कर दी। इसी के साथ फोन की बातें समाप्त हो जाती है। दीप्ति नशे में बोली, कुत्ते कमीने ने, तूने उस बुढ़े कलूटे को जीजा क्यों बोला? ध्रुव बोला, बेबी शांत हो जा, पैसों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब मैं अपने और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और इसी के साथ वह दीप्ति को बाहों में बिठाकर ले जाता है। दोनों प्यार के आगोश में समा जाते हैं। इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका था सेठ जी को इंतजार। सेठ जी दूल्हे की शेरवानी में अधेड़ उम्र में जवान आशिक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जवानी फिर से लौट आई है। वही दीप्ति ने भी लाल सुर्ख रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। लड़कियां शादी वाले दिन पूर्णिमा के चांद की तरह वह हसीन हो जाती है, चाहे वह क्यों ना लुटेरी दुल्हन ही हो। दीप्ति मंदिर में अपनी गैंग के साथ दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। तभी सेठ जी और उनकी नक्चरी सेक्रेटरी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अरे जमाई राजा आ गए, चिल्लाते हुए पप्पू और उनके बेटे ध्रुव गाड़ी के पास पहुंचते हैं। और पप्पू जी ने कहा, अरे जमाई जी आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सेठ जी ने कहा, नहीं ससुर जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतने में ही मयूरी जी मुस्कुराते हुए आ गई और बोली, क्या किस्मत पाई है हमने, हमारी बिटिया की शादी बिना किसी रीति रिवाज की हो रही है। पप्पू बोला, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी तो नरक से निकलकर स्वर्ग में जा रही है, वह तो किस्मत की धनी है। सेठ जी बोले, मम्मी आप चिंता ना करो, जब दीप्ति जी 18 साल की हो जाएंगी सारी रस्में निभा लेंगे। मयूरी जी सेठ जी की नाक खींचते हुए बोली, यह हुई ना बात, बातों बातों में रस्म भी पूरी हो गई। इसी के साथ सेठ जी का मंदिर में प्रवेश, कन्या और वर को यहाँ बैठाए। पंडित जी ने कहा, दीदी और सेठ जी इसी मुद्रा में सेठ जी की सेक्रेटरी फोटो खींचने लगी। पंडित जी इसी गैंग के सदस्य थे। देखिए जजमान, कोई भी फोटो नहीं खींचेगा, लड़की नाबालिग है, हम कोई बवंडर नहीं लेना चाहते, कहीं पता चले शादी हमने कराई है सो पुलिस हमें ना पकड़ ले। सेठ जी ने सेक्रेटरी की तरफ इशारा किया तो उन्होंने अपना फोन पर्स में रख लिया। इसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं और थोड़ी देर के पश्चात सेठ जी और दीप्ति जी का विवाह संपन्न होता है। अब दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। वह दीप्ति जैसी कमसिन बड़े प्रसन्न हैं। उन्हें क्या पता था कि वो एक लुटेरी दुल्हन जो उनका दिल और पैसा दोनों लूट ले जाएगी। सेठ जी ने कहा, चलिए विदा लेते हैं। ससुर जी और सासू माँ मयूरी जी बोली, अरे दूल्हे को बड़ी जल्दी हो रही है, दुल्हन को ले जाने की इनका बस चलता तो आधी फेरों से ही इन्हें उठा ले जाते। सेठ जी सोच रहे थे कि सासू माँ सही बोल रही है। वैसे किसी भी नजर में मयूरी जी भी दीप्ति की मम्मी नजर नहीं आ रही। अगर कसम से दीप्ति की माँ ना होती तो हम इन्हें भी पटा लेते। मयूरी जी बोली, क्या सोच रहे हो दामाद जी? वैसे आप अकेले नहीं जा रहे, हमारे यहाँ बहन के साथ भाई के जाने की भी रस्म होती है। नैन मटकाते हुए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मयूरी जी ने इस अंदाज में कहा था कि सेठ जी चाह कर भी मना नहीं कर पाए। अब दीप्ति की विदाई का समय आ जाता है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे कलेजे के टुकड़े को घर से विदा कर रहे हैं। दीप्ति सेठ जी के शयन कक्ष में घूंघट किए हुए बैठी है। उसके चेहरे पर लालिमा छाई हुई है। सेठ जी आज बेहद खुश हैं। आज उन्हें 16 साल की जो मिलने वाली है। सेठ जी का कमरे में प्रवेश दीप्ति सहमी सी बैठी हुई है। सेठ जी ने कहा, जान क्यों शर्मा रही हो? थोड़ा हमें भी चांद के दीदार कराओ, मन कर रहा है इस चांद को बस यूं ही निहारते रहे। इसी के साथ सेठ जी दीप्ति की होठों को चूसने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से प्यासे थे। वह दीप्ति की मादक शरीर को भोगना चाहते थे। धीरे धीरे उनकी हाथ दीप्ति के गुप्त अंगों की तरफ बढ़ने लगे। दीप्ति ने उनके हाथ को रोक दिया और शर्माते हुए बोली, हमें औरतों वाली समस्या है, इसलिए हम ये सुहागरात बाद में मना लेंगे। सेठ जी की हालत ऐसी हो गई थी, लड्डू हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा। पर सेठ जी जानते थे दीप्ति के शरीर को आज नहीं तो कल वह भोग ही लेंगे। अचानक बेल बजने लगता है। ध्रुव दूध का गिलास लिए दरवाजे पर खड़ा था। बोला, जीजा जी हमने आपको तंग किया? सेठ जी का मन कर रहा था, लतियादे पर था तो वह उनका आखिर साला ही सो मन महसूस कर रह गए।
ध्रुव ने दीप्ति की तरफ इशारा किया कि काम हो गया और इसी के साथ ध्रुव चला जाता है। दीप्ति शर्माते हुए, लो जी दूध पी लीजिए। सेठ जी ने कहा आप पी लीजिए फिर मैं पी लूंगा। दीप्ति उलझन में पड़ चुकी थी। वह जानती थी कि दूध में नींद की दवा है, सो वह बोली मैं दूध नहीं पीती और दूध का गिलास लेकर सेठ जी को पिला दिया। सेठ जी दीप्ति की गोद में लेटे हुए थे। उन्हें वहां सच्ची शांति मिल रही थी। उन्हें क्या पता था जिसकी गोद में लेटे हुए हैं वही उन्हें बर्बाद कर देगी। धीरे धीरे दवा असर करने लगी और सेठ जी नींद के आगोश में समा गई। दीप्ति बोली सो गए क्या और सेठ जी को हिलाने डुलाने लगी। जब वह निश्चिंत हो गई तो उसने सेठ जी के गले में चैन और हाथों की अंगूठी को निकाल लिया। अब उसकी नजरें ध्रुव को ढूंढ रही थी, जो पैसा और नकदी निकाल कर लाने वाला था। दीप्ति अपना काम बखूबी कर चुकी थी। अब उसकी निगाहें ध्रुव पर थी, जिसने सेठ जी तिजोरी को खाली कर दिया होगा। यही सोचकर वह सेठ जी के तिजोरी वाले कमरे में पहुंचती है, जहां तिजोरी का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। ध्रुव का कहीं अता पता ना था। उसने ध्रुव को फोन लगाया, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दिमाग कह रहा था कि ध्रुव धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। दिल कहाँ मानने वाला था जो ध्रुव से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दीप्ति को लग रहा था ध्रुव कहीं मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए शायद वह अपने गुप्त ठिकाने पर चला गया होगा। इस जगह रुकना अभी खतरे से खाली नहीं है, बेहतर होगा ध्रुव को ढूंढा जाए। दीप्ति इतनी घबराई हुई थी, उससे सेठ जी की अंगूठी और चैन कहीं गिर गए। कभी उसे अपने आशिक की चिंता हो रही थी, तो कभी लग रहा था कि कहीं वह धोखा देकर चला तो नहीं गया। सहमी सी घबराई सी दीप्ति चल रही थी। अचानक पीछे से एक ही रिक्शा आ गया, पर दीप्ति इतनी खोई हुई थी उसे कुछ सुध बुध ना थी। रिक्शा वाला बोला मैडम टपकने का इरादा है क्या? दीप्ति पहले तो सहमी फिर खुद को संभाला, बोली भैया अकबरपुर छोड़ोगे क्या? रिक्शा वाला बोला मैडम रात है सो लूंगा, बोलो राजी हो तो चले। दीप्ति को डर भी लग रहा था, रात के अंधेरे में कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, पर उसे फिलहाल अपने आशिक की चिंता सता रही थी। बोली भैया चलो। दीप्ति रिक्शा में बैठते हुए, रिक्शा वाला बोला मैडम आपको तो इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा है, कुछ परेशान है क्या जो बार बार फोन पर फोन लगा रही है? दीप्ति बोली ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप अपना काम कीजिए। बार बार अपने आशिक और गैंग के सभी सदस्यों को फोन लगा रही थी, पर कमबख्त कंप्यूटर वाली मैडम का एक ही जवाब आता, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या तो बंद है, ये नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। दीप्ति अपने आप में खोई हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से रिक्शा वाला बोलता है मैडम उतरना नहीं है क्या? मैं इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ। दीप्ति आज उस स्थान को भूल गई थी जहां वह अपने आशिक के साथ हसीन पल बिताया करती थी, जिसकी एक एक गलियां उसके रोम रोम में बसी थी। अपने ख्यालों में खोई हुई दीप्ति रिक्शा से उतरकर चलने लगती है। रिक्शा वाला चिल्लाता है मैडम पैसा तो देते जाए। दीप्ति अपने पास 500 का नोट निकाल कर देती है। रिक्शा वाला कहता है अरे मैडम छुट्टी दो ना, पर दीप्ति उसकी बात नहीं सुनती। वह हवा से तेज चलते जाती है, उसे हो तो बस अपने आशिक आवाज सुनने का इंतजार है। रिक्शा वाला कहता है बड़ी अजीब औरत है, समझ नहीं आता ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, और वो अपने रिक्शे को मोड़ लेता है। चलते चलते वह स्थान पर पहुंचती है जहां उन लोगों का ठिकाना होता था, पर आज वहां सब कुछ वीरान है। एक मोटा ताला दरवाजे पर लगा हुआ है, परंतु दीप्ति की आंखें ये सब मानने को तैयार नहीं। उस पर तो मोहब्बत की अंधभक्ति का बुखार चढ़ा हुआ है। ये वह जगह थी जहां दीप्ति की गैंग मुसीबत पड़ने पर छुप जाती थी। दीप्ति दरवाजे को पीट पीट कर बाबू बाबू चिल्लाने लगती है, पर उसके आंसुओं को देखने वाला शायद कोई नहीं है वहां। उसके जेहन में पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जब वो कहते हैं बेटी जिस आशिक के लिए तू अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रही है, वही आशिक तुझे एक दिन चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। रोते रोते कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह उठते दीप्ति के पेट में चूहे कूद रहे थे। दीप्ति ने सोचा कुछ खा लिया जाए। जैसे ही वह बाहर निकली उसकी नजर निगाहें एक अखबार पर पड़ी। उसमें सेठ घनश्याम दास की फोटो छपी थी। उसने आव न देखा ताव अखबार उठा लिया।
उसके होंठ कपकपा रहे थे। अखबार में लिखा था लुटेरी दुल्हन घनश्याम दास को मारकर नकदी और जेवर फरार हो गई, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही थी। खबर सुनकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने आगे पढ़ा कि लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के बारे में अभी पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। दीप्ति लुटेरी दुल्हन तो थी, मर्डर जैसे बड़े काम को देने की हिम्मत नहीं थी। सेठ जी की हत्या का नाम सुनकर उसकी रूह कांप रही थी। उसे साक्षात अपनी फांसी नजर आ रही थी। दीप्ति अपने शिकार को लूटते समय नींद की गोलियां तो खिला देती थी, पर इस बार ध्रुव ने उसे ऐसा क्या दे दिया जिससे सेठ सीधा भगवान को प्यारा हो गया। अचानक से फोन की घंटी बजती है। किसी प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा था। समय का चक्र भी तो देखो, कल तक दीप्ति के कान फोन की रिंग के लिए तरस रहे थे और आज वही हाथ फोन उठाने के लिए कांप रहे थे। दीप्ति ने घबराते हुए आखिरकार फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक महिला बोल रही थी। वह बोली, निहारिका उर्फ दीप्ति लुटेरी दुल्हन, कैसी लगी सेठ जी की मृत्यु की खबर? अभी मसाले में मजा आया या नहीं? दीप्ति ने निहारिका शब्द सालों बाद सुना था। ये नाम ध्रुव और उसके परिवार वाले जानते थे। अब उसे पक्का यकीन हो गया था, हो ना हो इस औरत के पीछे ध्रुव का शातिर दिमाग है। दीप्ति बोली, आखिर तुम्हें मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा? आखिर तुम चाहती क्या हो? वह महिला बोली, मैं जो चाहती थी वह तो अब हो गया। आखिर मैंने अपना इंतकाम ले ही लिया। मेरी दुश्मनी तो उस सेठ जी से थी जिसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। वह इसी लायक था, चाहती तो मैं उसे इससे भी गंदी मौत देती। कैसे उसने मेरी बहन के जिस्म को तार तार कर दिया था। उस हवसी के कारण मेरी बहन दुनिया रुखसत हो गई। उसी दिन मैंने इस हवसी को बर्बाद करने की कसम खाई थी। वैसे तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। शतरंज के खेल में अक्सर राजा को हराने के लिए प्यादे को कुर्बान होना ही पड़ता है। वो औरत बोली, तुम्हें क्या लगा था घनश्याम दास रूपी मोटा बकरा यूं तुम्हारे कदमों में चल कर आया है? सब मेरी बिछाई गई बिसात थी, तुम तो उसका एक छोटा सा प्यादा हो। सबसे पहले मैंने सेठ जी के यहाँ नौकरी की, फिर धीरे धीरे उसका विश्वास जीता। शतरंज के खेल में मैं अपनी बिसात बिछा चुकी थी। एक दिन मुझे सहयोग बस तुम्हारी गैंग का पता चला। वजीर की चाल चलने का समय आ चुका था। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला तेरी आशिक को नोटों की महक पागल कर देती है। मैं उसके पास गई। पहले तो वह राजी नहीं हुआ, फिर उसे बड़ी रकम का लालच दिया तो कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा और पूछने लगा, मुझे क्या करना है? मैंने कहा, कब तक छोटे मोटे खेल खेलोगे? अब बड़ा हाथ मारने का समय आ चुका है। करोड़ों की पार्टी है। तुम्हें अपनी लुटेरी दुल्हन को सेठ घनश्याम दास का शिकार करने भेजना है। लूट का धन तुम्हारा होगा। ध्रुव ने उत्सुकता बस पूछा, फिर इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? मैंने कहा, इस बार शिकारी का शिकार नहीं करना, सीधा उसे स्वर्गवासी करना है। बस इस बार नशे की गोली की जहर होगा। ध्रुव बोला, इससे तो दीप्ति मुसीबत में पड़ सकती है। मैंने कहा, बड़ी कामयाबी के लिए छोटे मोटे प्यादे को कुर्बान होना पड़ता है। तब तक 1,50,000 के चक्कर में पड़े रहोगे। करोड़ों का खेल खेलना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, और भी पार्टियां हैं मेरे पास डील करने को। मैंने शिकारी को दाना डाल दिया था। करोड़ों के लालच वह इस सौदे के लिए राजी हो गया। मैं जानती थी घनश्याम दास की अथाह संपत्ति है, वो इसके लिए वारिस ढूंढ रहा है। मैंने सेठ जी से कहा, से मेरी पहचान में एक लड़की बेहद खूबसूरत, निहायत गरीब है। उसकी उम्र 16 बरस है। मैं जानती थी उस थर की बुड्ढे की कम उम्र की लड़कियां कमजोरी है। घनश्याम दास बोला, तुम जानती हो एक औरत पर मेरा दिल नहीं टिकता, इसीलिए तो मैं अब तक कुंवारा हूँ। मैंने अपना तुरुप का इक्का निकाला और कहा, सेठ जी आपको लड़की से क्या, आपको तो वारिस चाहिए, और आजकल इतनी कम उम्र की वजन लड़की मिलती कहाँ है? वैसे भी बोलो, लोग नाली के कीड़े हैं। जब आपको वारिस मिल जाए उन लोगों को निकाल फेंकना अपनी जिंदगी से। मेरा इक्का सही ठिकाने पर गिरा था। सेठ को मेरी बात जंच गई। उसने कहा, उन लोगों को कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए, रिश्ता मेरी तरफ से गया है। घनश्याम दास तो राजी हो गया था। अब घोड़े की ढाई चाल चलने का समय आ चुका था। मैंने शादी वाली वेबसाइट पर सेठ एक की प्रोफाइल बनाई और उसका लिंक ध्रुव के फोन में भेज दिया।
ताकि तुम वही देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। आगे काम तुम्हारे खूबसूरत शरीर ने कर दिया। तुम्हें लगा कितना मोटा मुर्गा तुम्हारे पास हलाल होने के लिए चल कर आया है। मुझे पता था तुम सेठ को फंसाने के लिए चतुर सिंह की चतुराई का इस्तेमाल करोगी, पर तुम्हें यह नहीं पता था अन्याय उसी की बेटी के साथ हुआ था और दूसरी बेटी इसका इंतकाम ले रही है। चतुर सिंह ही मेरे पिता है, मैं उनकी बेटी नगमा हूँ। इसके बाद अगला शिकार सेठ के दिमाग के साथ करना था। मैंने उसे अपनी बातों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया, मंदिर में शादी करने को राजी हो गया। मैंने उसको बोला मंदिर में शादी करोगे तो शादी का कोई सबूत नहीं होगा, जब चाहोगे गंदी नाली को अपनी जिंदगी से बाहर कर दोगे। ध्यान रखना शादी का एक ही फोटो खींचना नहीं चाहिए। ये भी मेरी एक ऐसी चाल थी, इसका जवाब मैं अंत में दूंगी। पर उस कमीनी सेठ को क्या पता था किसकी शादी की एकमात्र तस्वीर कीजिए वह इसकी दुनिया पलट देगी। अब समय आ गया था ऊंट की तिरछी चाल चलने का। मैंने सेठ को बोला तेरा और उसका दुबई का हनीमून ट्रिप कर देती हूँ, ताकि घर के सब नौकरों की छुट्टी की जा सके। शतरंज की चाल है तो बिछाई जा चुकी थी, पर अब समय आ गया था चेकमेट करने का, यानी तुम्हारी सुहागरात का दिन। मैंने नशे की गोली में ऐसा जहर मिलाया था जो पहले उसे नींद के आगोश में समा था, तेरे से दरिया से ऊपर कर देता हूँ। तुमने अपने हाथों से सेठ को सीधा स्वर्गवासी कर दिया। बेचारा सेठ करता क्या, उसे तो चेकमेट होना ही था। मुझे इंतकाम मिल चुका था। ध्रुव को पैसा पर कहानी खत्म हो जाए तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम प्यादे की तरह मरना चाहती हो या आखिरी गोटी में पहुंचकर वजीर बनना चाहती हो। ध्रुव को इस दुनिया से टपका दो, आधा पैसा तुम्हारा होगा आधा मेरा। तुम जानती हो कि तुम्हें पुलिस के दलदल में फंसाना या ना फंसाना मेरे हाथ में कि तुम्हारा एकमात्र सबूत मेरे पास है। यही वह चाल थी जो मुझे आखिरी बाजी भी जीता देगी। दीप्ति बोली वाह नगमा, क्या प्लान बनाया तूने। इंतकाम तो तू ले चुकी है और अब तू चाहती है पैसा भी तेरे पास आ जाए। तू पैसा खुद चोरी करती तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती। दीप्ति उस मझधार में खड़ी थी जहां से वापस होना असंभव था। जिस आशिक के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, आज उसी आशिक ने उसकी दुनिया बंजर कर दी थी। अब दीप्ति के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने आशिक के लिए अपनी दुनिया बर्बाद कर जेल की सलाखों के पीछे चली जाए, या ध्रुव को सीधे ऊपर वाले के पास पहुंचा दे ताकि उसके इश्क का इंतकाम हो सके। दीप्ति इसी सोच में जकड़ी हुई है। अब देखते हैं लुटेरी दुल्हन के गैंग के सदस्यों की जिंदगी में क्या चल रहा है। धिव पैसे लेकर मुंबई चला गया है, वही मयूरी और पप्पू को अपने हिस्से का धन मिल चुका है। मयूरी पप्पू जयपुर के चोल में रह रहे हैं। पैसे लेकर भी उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गलत करके आए हैं। पप्पू ने कहा मयूरी, हमें लगता है पैसे के लालच में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सही और गलत का पता ही नहीं चला। मयूरी बोली सही बोले हो आप, कितना ख्याल रखती है वह हम सबका। ध्रुव उसे पहली बार लेकर आया था तब कितनी मासूम थी वो, मुझे दया आती थी, पर उस वक्त पैसों की खुशबू ने हमारे मुंह पर ताले लगा रखे थे। ध्रुव के लिए उस बेचारी ने कितनों को चुना लगाया। हम सब पाप के भागी हैं, पर जब प्रायश्चित का वक्त आया नरक की आग में झुलसने के लिए उस लड़की को अकेला खड़ा कर दिया। पप्पू बोला सही कहा तुमने, पैसा मिलकर भी मन को सुकून नहीं मिल रहा। इस पैसे पर कई लोगों के धोखे खून के दाग हैं जो अमित स्याही से भी नहीं मिटेंगे। तुम्हें याद है मयूरी, एक वक्त था जब हम ड्रामा कंपनी में काम करते थे, खाने खाने को मोहताज थे पर मन को सुकून था। कैसे हम राम जी और सीता मैया का किरदार करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे, पता ना चला। सब कहते थे हमारी जोड़ी राम जी और सीता मैया जैसी है, पर पैसे की हवस और हमारी महत्वाकांक्षाओं ने हमें देवता से सीधा राक्षस प्रवृत्ति का कर दिया। काश हमने उस दिन देव की बातें सुनी ना होती तो अच्छा होता। आज उन्हें समझ आ गया है पैसा ही जीवन में सबसे जरूरी नहीं है। पप्पू बोला हमें दीप्ति से बात करनी चाहिए और ध्रुव के खिलाफ प्लान बनाना चाहिए। मयूरी ने कहा सही कहा आपने, आज यह पापिन मयूरी भी आपके साथ है। मेरे कारण राम जैसे आप रावण बन गए। काश उस दिन मैंने जिद ना की होती तो अच्छा होता।
पप्पू दीप्ति को फोन मिलाने लगता है। दीप्ति मझधार में फंसी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। जिसे जिंदगी समझा था उसी ने जिंदगी के आखिरी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। विचारों के अंतर्द्वंद में अचानक फोन की रिंग रुकावट डालती है। दीप्ति फोन को काट देती है। उसका मन नहीं था किसी से बात करने को। जिंदगी बेहद नीरस और उबाऊ लग रही थी। इधर पप्पू बोले, लो काट दी फोन, लगता है हमसे बहुत नाराज है। हमने उस फूल सी बच्ची का जीवन नर्क बना दिया। राम का किरदार करते करते हमारे अंदर कब रावण आ गया पता ही नहीं चला। मयूरी बोली, निराश क्यों होते हो आप बार बार फोन मिलाओ, क्या पता हमारी रूठी किस्मत जाग जाए। दीप्ति के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव की मौत का पैगाम सुना रहा है। कोई आज भी उसके सीने में एक दिन पूर्व के लिए धड़कता था। वह सोच रही थी फोन को फेंककर अपनी जीवन लीला ही ना खत्म कर लूं। तभी अचानक उसके फोन में रोशनी होती है और कुछ संदेश लिखा था कि मैं पप्पू और मयूरी हूँ, तुम्हें कुछ बताना है। इतने में ही फोन की रिंग बजती। इस बार दीप्ति फोन उठा लेती है। उधर से पप्पू की आवाज आती है, ज़ेड हम तुम्हारे गुनाहगार हैं, दीप्ति हमें माफ कर दो। दीप्ति ने कहा, माफी तो अपनों से मांगी जाती है, आप तो अपनी हो ही कहाँ। पैसे की खुशबू ने आप दोनों को अंधा कर दिया है। ध्रुव ने तुम्हें तुम्हारे हिस्से का धन दे दिया होगा, मुझसे क्या काम है तुम्हें। यही पता लगाने के लिए फोन किया है ना दीप्ति मरी है या जिंदा है। पप्पू ने कहा, दीप्ति हम तुम्हारे अपराधी, हर किसी के अपराधी हैं। हमने तो माँ बाप और कन्यादान शब्द को ही अपराधी बना दिया। दीप्ति ने कहा, अगर क्षमा मांगनी है तो भगवान के मंदिर में जाओ, मुझ जिंदा लाश से क्या मिलेगा। पप्पू बोले, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। प्रेम की आग में तुम जल रही हो, वह सब तो आंखों का छलावा था। काश हमने तुम्हें ये सब उसी दिन बता दिया होता, पर तब हमारी आंखों में लालच की जो पट्टी पड़ी थी। ध्रुव का तुमको प्यार करना तो एक दिखावा था, उसी कैसी लड़की चाहिए थी, दुनिया की जेब लूट के उसकी जेब भर सके। दीप्ति ने कहा, आप सीधे सीधे कहो, क्या बात है, यह जलेबी की तरह बातें ना घुमाओ। पप्पू बोला, ध्रुव कमालपुर गांव में छोटी मोटी चोरियां करता था, इनसे उसकी जेब तो भर जाती थी, पर महत्वाकांक्षा नहीं। ये वही महत्वाकांक्षा है जो इंसान के असुर को जिंदा कर देती है। एक दिन मैं और मयूरी रामलीला करने कमालपुर गई थी। दुर्भाग्यवश हमें वही मिला था, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक। बातों से रोचक किस्म का लगा था मुझे, जो किसी को भी मंत्र मुक्त करने की कला में महारत रखता हूँ। रामलीला प्रोग्राम की सारी जिम्मेवारी इन्हीं की थी। कहते हैं ने आपराधिक किस्म के लोग अपराध का चोला छिपाने के लिए धर्म और सभ्यता का मुखौटा पहन लेते हैं। जब रामलीला का मंचन समाप्त हुआ तो इसने हमें एक कार्ड दिया और कहा, आप लोग बहुत अच्छे कलाकारों, पर आपकी सच्ची कलाकारी और हुनर दुनिया पहचानी कहाँ है। मैंने वो कार्ड अपने पास रख लिया और जिंदगी की पटरी पर अपनी गाड़ी चलाने लगी। पर उसे हमारी बदनसीबी कहे, एक दिन यह जनाब हमारे घर आ गए और बोले, हम सम्मान करते हैं भगवान राम और सीता मैया का। हम भी धार्मिक कार्य करते हैं, प्रभु का नाम लेकर पेट भरा जा सकता है, इच्छाएं नहीं। मैंने कहा, हम समझे नहीं, थोड़ा खुलकर बताए। तब ध्रुव बोला, कब तक रामलीला में काम करते रहोगे, कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना। आप लोगों ने भी सोचा होगा आप बॉलीवुड जाए, अब बड़े पर्दे पर आप लोगों को दुनिया देखे। और सपने तो हर कोई देखता है, पर पूरे तो किस्मत वालों के ही होते हैं। तब ध्रुव बोला, किस्मत भी अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो अपने सपनों को पूरा करने की तमन्ना रखते हैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। उसकी काली आंखों में जादू था, जो भी उससे मिलता प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। उसने अखबार का एक टुकड़ा मुझे दिया और कहा, क्या है ये। उसे देखकर मेरी हंसी फूट पड़ी और मैंने कहा, आप हमसे मस्करी करने आए हो। तब ध्रुव बोला, कागज का टुकड़ा होगा, मेरे लिए पैसा कमाने की एक स्कीम है। हम लोग अमीर और ठरकी लोगों की शादी लुटेरी दुल्हन से कराएंगे और सेठ काका सारा धन लूट लेंगे। ले उसका 20% तुम्हारा और बाकी का मेरा होगा। वैसे भी अपराधी का घर लूटना कोई अपराध नहीं होता। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम दोनों अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी लेना।
उसकी प्रलोभन भरी बातें सुनकर जाने क्यों मेरा मन विचलित हो रहा था। दिल कह रहा था कि मुझे श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, और दिमाग कह रहा था गृहस्थी सिद्धांतों से नहीं पैसों से चलती है। काश उस दिन मैंने दिल की सुनी होती तो अच्छा होता, कई जिंदगियां यूं तबाह ना होती। ऐसा कह के पप्पू ठिठक कर रोने लगा। पप्पू को ठिठक कर रोता देख दीप्ति बोली, मैं आपको अपने पिता के समान मानती हूँ, इस तरह आपको रोते हुए नहीं देख सकती। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। वो इंसान था ही ऐसा जो नजरों से धोखा करके जिंदगी बर्बाद कर देता है। काश उस दिन मैंने पलट कर देखा ना होता तो यूं जिंदगी करवट ना लेती। लेकिन मैं तब अलहड़ थी, प्यार के नशे में इतनी चूर थी, जिंदगी और सपने में अंतर न समझ पाई। अक्सर जिंदगी की सीख तभी मिलती है जब जिंदगी बर्बाद होती है। तब ध्रुव की आंखों में मुझे अपने लिए प्रेम दिखता था, लेकिन मुझे क्या पता था ये तो मेरी आंखों का धोखा है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ उस धोखेबाज को कैसे ठिकाने लगाया जाए ताकि मेरे जैसी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो। पप्पू, कहानी वहीं से शुरू हुई थी, खत्म भी वहीं पर होगी। कमालपुर में एक बार फिर रामलीला होगी, लेकिन इस बार धर्म और पाखंड का मुखौटा लगाने वाले रावण रूपी ध्रुव का अंत होगा। दीप्ति बोली, आपको क्या लगता है बहुत शातिर खिलाड़ी कमालपुर में आएगा? पप्पू से फोन लेकर मयूरी बोली, मयूरी हमने भी घाट घाट का पानी पिया है, जिंदगी किताब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मुझे पक्का यकीन है वो वहाँ आएगा, क्योंकि उसे भी तो गांव वालों के सामने शानो शौकत का चेहरा दिखाना है। ऐसे ही मौके होते हैं जब इस जैसे लोग धर्म और पाखंड की चाशनी में डुबकी लगाकर अपने आप को धर्मात्मा बताते हैं। ध्रुव को बुलाने की जिम्मेदारी उसी की होगी, जिसने लूडो के खेल में सबको उलझा के रखा, वही बुलाएगी उस ध्रुव को कमालपुर। लेकिन हमें डर लग रहा है वह हमें पहचान लेगा तो क्या होगा। दीप्ति, आप कलाकार हो, आपकी कला पर मुझे पूरा फक है, लेकिन इस बार आप लोगों किरदार थोड़े अलग होंगे। इस बार राम का किरदार मैं निभाऊंगी ताकि अपने रावण का अंत अपने हाथों से कर सकूं, ताकि वह और किसी सीता का अपहरण ना कर पाए। मयूरी बनेंगी लक्ष्मण और सीता तुम बनोगे पप्पू। इस रामायण में रावण का किरदार चतुर सिंह निभाएंगे, जो विषाद के बिखरने पर भी खेल को संभाल सके। मयूरी हंसने लगती है, उसे पप्पू के सीता बनने वाली बात पर बड़ी हंसी आ रही है। दीप्ति ने मस्करी लेते हो कहा, मुझे पप्पू रूपी सीता पर पक्का यकीन है, वह सबका दिल जीत लेगा। अब आप लोग आराम करो, आगे बहुत काम करने हैं। दीप्ति रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाती है। रिसेप्शनिस्ट फोन उठाते हुए हेलो, दूसरी तरफ से दीप्ति की आवाज आती है। दीप्ति ने ऊंची आवाज में कहा, हमने ध्रुव को टपकाने का फैसला कर लिया है, पर इस काम में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। रिसेप्शनिस्ट, अरे तुम्हें पता है गोटी को शतरंज के खेल में खुद बादशाह बनना पड़ता है, ये काम नहीं है कि मैं तुम्हें पुलिस से बचा रही हूँ। दीप्ति, तुमने सेठ का काम इसलिए तमाम किया था कि वह औरत को औरत नहीं समझता था, फिर ध्रुव भी तो यही कर रहा है। मुझे बस इतना मदद चाहिए कि ध्रुव को मैं कमालपुर में रामलीला का अतिथि बना सकूं, और साथ में चतुर सिंह का भी साथ चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उर्फ अवनी सोच में पड़ गई, लेकिन चतुर सिंह ने इशारा करते हुए उसे हाँ बोलने के लिए बोल दिया।